हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन पूजा क्लासेज पर। मैं हूं अमन, आपका दोस्त और गाइड। और आज चलते हैं हम लोग एक मज़ेदार यात्रा पर एचसीएफ और एलसीएम की दुनिया में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे इसका मान लीजिए परिभाषा से समझते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, कट जाए। जैसे मान लीजिए, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, 6 और 4 दो संख्या है। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या ढूंढना है, वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है जो 6 और 4 दोनों से कटती हो। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 और 4, तो देखिए 6 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18। 4 का पढ़ेंगे तो 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो देखिए इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 कॉमन है। इससे कोई भी 12 से कोई भी छोटी संख्या 6 के गुणज में और 4 के गुणज में नहीं है। इसका मतलब कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। यही वह छोटी से छोटी संख्या 12 ही है जो 6 और 4 दोनों से कट जाएगा। ऐसे बड़ी में तो फिर 12 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, दोनों से कटता जाएगा, बट उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मेन मतलब है इससे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 6 और 4 दोनों से कट जाएगी। तो एलसीएम का यही परिभाषा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो, मतलब कि जो संख्या दिया रहेगा उससे पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, अब आते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। इसका परिभाषा ये हो जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे हम लोग इसके नाम से ही पता चलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे उसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। जैसे मान लीजिए कि हम पूछ दिए आपसे कि 6 और 4, ठीक है, 6 और 4 का एचसीएफ बताइए, तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना है बड़ी से बड़ी जो जिसके गुणज में ये दोनों संख्याएं आए। तो मान लीजिए कि हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो दोनों आ जाएगा आराम से, 6 और 4। ठीक है, तो ये एक छोटा हो गया। फिर 2 देखेंगे, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई, 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। देखिए इसमें 6 शामिल है, इसमें 4 दोनों आ रहा है। 3 से अगर करके देखते हैं तो 3 से 4 कटवे नहीं करेगा, 4 से कटेगा तो फिर 6 नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ी संख्या 2 है जो इन दोनों संख्याओं को काट सकती है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 6 और 4 को एक साथ काट सके। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आगे इसका परिभाषा एक बार रिपीट कर देते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो
दी गई संख्या, अगर बोल दिया जा रहा है कि 5 और 10 का एलसीएम निकालिए, तो ये हो गया दी गई संख्या 5 और 10। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम लोग एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। ठीक है। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है। चलिए आज हम दोनों को, आप लोगों को तीन तीन तरीका से बनाना सिखाएंगे। ठीक है। कितने तरीकों से? 3 तरीका से। एक गुणनखंड विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है। आइए देखते हैं बारी बारी से। पहले समझते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। मान लीजिए क्वेश्चन है 4, 6 और 8। 4, 6 और 8 का लसा, लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम भी बोल सकते हैं। ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक नहीं, लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। ठीक है। इसको 3 तरीके, सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि। सॉरी, सबसे पहले देखेंगे गुणज विधि से। गुणज विधि, गुणज विधि का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं दी रहेंगी उनका हम पहाड़ा लिखेंगे। क्या करेंगे? पहाड़ा लिखेंगे। तो गुणज विधि में देखिए, सबसे पहले 4, तो 4 का पहाड़ा यहाँ पे लिख दीजिए। 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 6 का पहाड़ा लिखेंगे। किसका लिखेंगे? 6 का। ये है गुणज विधि। कौन सा विधि है? एलसीएम निकालने का पहला विधि है गुणज विधि। ठीक है। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6, 6 दूनी 12, 6 18, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर है 8, 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, ऐसे करते आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब देखिए एलसीएम का परिभाषा क्या बताए थे, याद कीजिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब कि इसमें एक ऐसा गुणज ढूंढना है, जो वह छोटी से छोटी गुणज ढूंढना है जो दी गई संख्या 4, 6 और 8 तीनों के पहाड़ा में आता हो। ठीक है। तो यहाँ 4 है, इसमें 4 नहीं है। 8 इसमें है बट 6 में नहीं है। 12 इसमें है लेकिन 8 में नहीं है। 16 4 के साथ तो है, 8 के साथ भी है लेकिन 6 के साथ नहीं है। 20 इसके अलावा किसी में नहीं है। 24, देखिए 24 सबसे छोटा गुणज मल्टीपल। ठीक है। 24 है जो तीनों में शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि 4, 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा। ये रहा हमारा गुणज विधि। जो पहला विधि था, ये कौन सा विधि था? पहला विधि था एलसीएम निकालने का, जिसे हम लोग गुणज विधि कहते हैं। दी गई संख्याओं का पहाड़ा पढ़ के कॉमन ढूंढते हैं कि सब में कौन सी संख्या कॉमन है। वह छोटी से छोटी संख्या जो सब में कॉमन हो। ठीक है। सब में कॉमन का मतलब होता है कि सभी संख्याओं में वो संख्या शामिल हो। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 4, 6 और 8 के पहाड़े में ये 24 छोटी, सबसे छोटी संख्या है जो शामिल है। ठीक है। अब आगे जाएंगे तो मिलेगा, लेकिन हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि 24 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आएंगी इसका एलसीएम वो भी होगा।
बट हम लोग एलसीएम का मतलब सबसे छोटा ढूंढते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा विधि देख लेते हैं हम लोग। ये पहला था हम लोगों का गुणज विधि। ठीक है, दूसरा विधि ढूंढते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें हम लोग सबसे पहले जो दी गई संख्या रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा और ये 8 का हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे सजा लेंगे। 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 और 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये ढूंढेंगे कि इन तीनों में कौन सम्मिलित है। तो तीनों में देखिए सम्मिलित है 2। ठीक है, तो ये एक, इन तीनों 2 के बदले हम यहाँ पे 1 2 लिख देंगे, फिर गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर ढूंढेंगे कि कोई और तीनों में शामिल है, तो नहीं है। ठीक है, अब ढूंढेंगे कि फिर 2 को मिलाएंगे, 2। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों के बदले यहाँ पे 1 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसमें कोई मिलने वाला है नहीं है, तो जो लास्ट में बच जाता है, मिलने वाला नहीं होता है, उसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ से 3 को उठा के यहाँ डाल देंगे और यहाँ से 2 को उठा के यहाँ डाल देंगे। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24। ये रहा हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, कौन सा विधि है? ये एलसीएम निकालने की दूसरी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला विधि था गुणज विधि। गुणज विधि में हम लोग क्या किए थे? पहाड़ा पढ़ के सबसे छोटी संख्या ढूंढे थे, और ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम निकाले। ठीक है, एक होता है तीसरी विधि जिसे हम लोग भाग विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? भाग विधि। तीसरी विधि होती है भाग विधि, जो बच्चों को बड़ी बचपन से ही सिखाया जाता है, जिसे हम और आप बड़ी अच्छे से जानते हैं। बस ये कुछ थी गुणज विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, ये भी आप लोगों को पता होता है, बट भाग विधि के चक्कर में हम लोग इसको अपने दिलों और दिमाग से उतार देते हैं। ठीक है, तो समझना तीनों को है, जो आसान लगता है वहाँ आसानी से काम कर लेना है। भाग विधि में देख लीजिए 4, 6 और 8, यही होता है हम लोगों का भाग विधि। तीनों को एक साथ करके भाग जैसा कर देते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, और कटेगा, हाँ कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुणा कर दीजिए यहाँ से, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। देखिए इसका भी एलसीएम कितना आ गया? 24। कोई दिक्कत? तो ये रहा हम लोगों का एलसीएम का सफर, जो बच्चों को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे आशा है। और हम लोग अब चलेंगे एचसीएफ की दुनिया में, उसको भी बनाना देखते हैं 3 तरीका से। कितने तरीकों से? 3 तरीका से एचसीएफ। जैसे मान लीजिए कि 8 और 6 का लेते हैं। ठीक है, 8 और 6 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 विधि से कैसे करते हैं इसको। एक तो होता है गुणनखंड विधि। पहला कौन सा विधि होता है? गुणनखंड विधि। दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि।
ठीक है, दोनों सीख लेते हैं, उसके बाद तीसरा विधि सीखेंगे। ठीक है, देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है कि 8 का गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होती है देख लेते हैं। तो 8 का गुणनखंड मतलब कि 8 किस संख्या से कटता है। तो 8 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, अब 8 से कटेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया 8 का गुणनखंड। ठीक है, अब 6 का गुणनखंड देखते हैं। 6 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। तो एचसीएफ में हम वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढते हैं कि जो दी गई संख्याओं को काट दें। क्या करे? काट दे। तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है, इसके गुणनखंड में कौन सी ऐसी बड़ी संख्या शामिल है जो इन दोनों को काट सकती है, जिनके गुणज में ये दोनों संख्याएं हो। तो देखिए 8 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो ये 8 नहीं होगा, ना 6 होगा। देखिए 4 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो उसमें नहीं है, 2 देखिए 2 दोनों में शामिल है। 2 के पहाड़ा में 8 भी आ जाएगा और 2 के पहाड़ा में 6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो 8 और 6 को एक साथ काट सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एचसीएफ। इससे छोटा एक भी हो सकता है, बस छोटा हमको नहीं लेना है, लेना है बड़ा। ठीक है, एचसीएफ के लिए लेना है सबसे बड़ा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि पे। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 8 है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 8 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 6 का हो जाएगा 2 गुणा 3। तो देखिए एलसीएम के लिए हम लोग सबसे पहले मिलाते थे और जो बच जाता था उसको लिख के फिर गुणा करते थे। बट यहाँ पे क्या करना है कि जो सिर्फ दोनों में मिलेगा वही हम लोग का आंसर होगा। मान लीजिए कि अगर ये 2 मिल रहा है तो ठीक है, ये तो इसके बदले 1 लिख देंगे कि 2 हो गया। अगर इसके बाद भी अगर कोई मिलता दोनों में तो उसको यहाँ लिख के क्या गुणा करते। जब कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, तो 8 और 6 का HCF कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या और मिलता तो उस संख्या से और 2 में गुणा कर देते, फिर जितना आता उतना होता है। बट यहाँ पे तो कोई दूसरी संख्या मिल नहीं रहा है, सिर्फ मिल रहा है 2, तो दोनों 2 के बदले यहाँ पे 1 2 लिख देंगे, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आंसर का मतलब क्या हो जाएगा कि 8 और 6 का HCF हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा विधि, भाग विधि। कौन सा विधि? भाग। जो बचपन से हम लोग तीसरा विधि देखते हैं, भाग विधि, जिसे हम लोग बचपन से सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं। तो हो सकता है यहाँ नीचे कट जाए, फिर हम तो देख नहीं पाएंगे। बच्चे हैं जो आराम से बैठे हैं, उनका ध्यान तो है नहीं वहाँ पे। तीसरा होता है भाग विधि। जैसे 8 और 6 का निकालना है तो सबसे छोटी वाली से बड़ी वाली में भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 6 एकम 6, शेष कितना बच जाएगा? 2। तो एचसीएफ में किया क्या जाता है कि जो शेष बचता है और जो पहले भागा दिए हैं, जो शेष बचेगा फिर उससे भागा देंगे जो पहले भागा दिए थे उस संख्या में। तो यहाँ पे कौन रहेगा? 6। 2 तिहाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम कह सकते हैं कि लास्ट में जिस संख्या से कटता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, लास्ट में जिस संख्या से कटता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये था हमारा भाग विधि। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ दिक्कत हो
परेशानी हो, कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। इसके लिए हमसे जितना हो सकता है हम आपके लिए करेंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।